पर जब मैं LSR में गई तो वहाँ पे हर मेरे से बेटर ही सारे लोग थे। तो अभी भी हम लकड़ी की डेस्क पे ही बैठते थे और बहुत ऊपर किसी सीलिंग पे एक पंखा चल रहा है 2 की स्पीड पे। एंड और ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में देखोगे तो वो पैसे बचाने के तरीके ढूंढते हैं। मैम इसमें बट एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम प्राइवेट को पब्लिक से, अगर हम ऋषिवृत्ति को ही कंपेयर करते हैं तो फीस आपकी बहुत ज़्यादा है। इस तरह का उसने आइडिया को डेवलप करा और आइडिया को हमने सपोर्ट करा फुली, यहाँ पे मेंटर करा, उसको फंड सपोर्ट दिया, उसको नेटवर्क सपोर्ट दिया। एंड टुडे द वैल्यूएशन ऑफ दैट कंपनी इज ऑलमोस्ट 1 CR। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे ही दिमाग में आती है एक बिजनेस वर्ड आने लग जाता है कि ये तो बिजनेस कर रहे हैं। तो जी। सेम चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी के साथ भी होगी जब भी हम बात करेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? आज से कुछ दिनों बाद आप सभी किसी ना किसी कॉलेज में होंगे और मुझे पता है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम वाले बच्चों के अंदर कुछ डर होते हैं। सही कॉलेज सही कोर्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, फ्यूचर में कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और आपकी इन्हीं बातों को देखते हुए आज का ये पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट के बाद आपके सारे डर मिट जाएंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से सोशियोलॉजी में पढ़ाई करी हुई है और आज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में CEO हैं, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से होना, उसके बाद COO बनना एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो आज के इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए। आज की हमारी गेस्ट सौम्या अग्रवाल मैम बहुत ही इंस्पायरिंग अपनी स्टोरी लेकर आई हैं। आपसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को उन्होंने आंसर किया है। तो इस पॉडकास्ट के एंड तक आप मोटिवेशन से भर जाएंगे और आप भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ हैं सौम्या अग्रवाल मैम। मैम थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके आज इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे बच्चों की मदद होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बस कॉलेजेस का टाइम आ रहा है तो बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बट आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उससे बहुत सारे बच्चों को आज मदद मिलेगी। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में सब कुछ आपके बारे में बता दिया, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि एक बार आप भी अपने बारे में बताइए जिससे बच्चे और अच्छे से आपको जान पाएँ। तो थैंक यू गुरु, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपके साथ इस पॉडकास्ट को होस्ट करते हुए। एंड होपफुली मैं जो भी शेयर करूँ बच्चों को उनसे हेल्प हो पाए। मैं खुद गाजियाबाद से हूँ और मेरी शादी करीब 10 साल पहले हुई सोनीपत में। तो अभी मैं सोनीपत में रहती हूँ। मेरी पढ़ाई एक बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्वेंट स्कूल में, गाजियाबाद के कॉन्वेंट स्कूल में हुई। एंड उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन खत्म होते ही मैंने UPSC की तैयारी के लिए अपने 1.5-2 साल दिए। बट मैंने बहुत क्लियर था कि अगर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आई विल लीव दैट एंड आई विल डू समथिंग एल्स। तो अगर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट पे जब मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी। एंड इवेंचुअली वो करते करते आई लेड एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मॉक पार्लियामेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे ऑल अक्रॉस इंडिया। तो जैसे हम बात भी करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो करंटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया नहीं जाता है कि पार्लियामेंट कैसे रन होती हैं, पॉलिसीज कैसे बनते हैं, इतने सारे एक्ट्स और रूल्स हैं जो हमें गवर्न करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से डिबेट होते हैं। तो उसका एक मॉक हम ऑर्गेनाइज करते थे। तो हमने SRCC में करा, हमने IIM अहमदाबाद में करा, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में हम ऑर्गेनाइज करते थे। एंड उसके बाद आई बिगैन माई ओन startup in the field of early education। तो स्कूल के बच्चों को वैल्यूज कैसे सिखाए जाए, क्योंकि अगेन स्कूल में वैल्यूज नहीं सिखाई जाती हैं। स्कूल में बेसिक कोर स्किल्स फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री में हम सीमित रह जाते हैं। तो एक उनको वैल्यूज कैसे सिखाया जाए, उनको अपने एपिक्स अपनी हिस्ट्री के बारे में किस तरह से बताया जाए। तो उसके अराउंड एक स्टार्टअप शुरू करा जो अभी फिलहाल ऋषिवुड में मर्ज है। एंड ऋषिवुड में उसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं। तभी मैंने ऋषिवुड भी ज्वाइन करा और फिलहाल मैं यहाँ पर एज अ COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में काम करती हूँ। ओके, परफेक्ट। सो मैम आपके इंट्रोडक्शन से ही समझ में आ रहा है कि आज बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्योंकि आप इसी फील्ड से रिलेटेड हैं। तो पहले तो मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन इस समय बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, आपने कहा आपने लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ाई करी हुई है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने भी CUT एग्जाम दिया है वो DU जाना चाहते हैं एंड वन ऑफ द जी। बेस्ट कॉलेजेस है LSR। तो मेरा क्वेश्चन जी। ये है कि आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा था, आपको क्या सीखने को मिला? और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आज के टाइम पे आप क्या बोलेंगी, मतलब DU के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत ही ऐसे शॉकिंग था, हम्म। क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया मैं गाजियाबाद की एक छोटी सी स्कूल से थी। और वहाँ पे की मैं क्वीन थी, एवरीबडी न्यू मी। वहाँ पे प्रीफेक्ट थी, लीडर थी, तो सब मुझे जानते थे। पर जब मैं LSR में गई तो वहाँ पे हर मेरे से बेटर ही सारे लोग थे। तो हम्म। सबने बहुत काफी एक्सपोजर देखा हुआ था, काफी इंटरनेशनल एक्सपोजर था उन्हें। तो मेरे को 1-2 साल तो वो
अपने आप को कल्चरली एक्लेमेटाइज होने में ही बहुत टाइम लग गया। तो और वहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई काउंसलिंग नहीं थी कि आप जाके उनसे बात कर सको और पूछ सको। तो वो चीज़ तो एक कुछ टाइम लगा मेरे को, बट जब मैं सेटल हुई, अपने दोस्त बने, एक समझ में आ गया कि यहाँ का कल्चर ये है, तो खूब मजा आया। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अलग ही वाइब है, सब लोग जानते हैं। आपको अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से लोग मिलते हैं। LSR में ऑब्वियसली प्रीमियम लोग आते थे जिनका एक्सपोजर बहुत अच्छा था, जो लाइफ में बहुत आगे काम करना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, तो उनसे रेगुलर बात करना, उनसे दोस्ती करना, तो ओवरऑल बहुत मजा आया। जो एक चीज जो कमी थी या जो हमें मजा नहीं आता था, वो था ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा कॉलेज बहुत पुराना बना हुआ है, तो अभी भी हम लकड़ी की डेस्क पे ही बैठते थे, और बहुत ऊपर किसी सीलिंग पे एक पंखा चल रहा है 2 की स्पीड पे, कितनी भी गर्मी हो या कुछ हो, तो उसी उसी माहौल में हमें पढ़ना होता था। एंड काफी ज्यादा एकेडमिक था, तो हर एक चीज टेक्स्ट बुक रिलेटेड थी, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम स्कूल से कॉलेज में आए हैं। बस हमारी यूनिफॉर्म की जगह हम अपने कपड़े पहनते थे, और एक टाइम टेबल थोड़ा फ्लेक्सिबल होता था, पर पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, हर एक चीज उसी फॉर्म में रहती थी। तो आई कंपेयर आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे तो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है। आप अपने आसपास देखिए, आप जिस तरह से आप ट्रैवल करते हैं, आप जिस तरह से कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हो, सब कुछ बदल गया। आप खाना कैसे खा, सब कुछ बदल चुका है, बट एजुकेशन सिस्टम आज भी सेम है। एंड अनफॉर्चुनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी वही चल रहा है। वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनके पास फंड्स की कमी है। अगर वो कोई चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू उन्हें करना होगा। तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, टू मीट टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। बच्चों के जी। दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि उनके लिए राइट कॉलेज क्या है। तो अगर आपको आज के मॉडर्न इंडिया में डिफाइन करना है कि भाई हाँ, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर आपका कॉलेज इसको फुलफिल कर रहा है तो वो सही है, तो वो क्या होंगे आपके हिसाब से? तो मेरे हिसाब से ना, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा कॉलेज आपके लिए काम कर रहा है और कौन सा कॉलेज अपने लिए काम कर रहा है। तो बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जो बस इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें एक प्लेसमेंट ड्राइव चला रखी है, या फिर एक ही बहुत घिसा पिटा तरीका है पढ़ाने का, बीटेक पढ़ाने का, या और भी मल्टीपल कोर्सेज हैं पढ़ाने के। वो घिसे पिटे तरीके से, एक नोटबुक आया, एक टीचर आया, उन्होंने नोटबुक से आपको नोट्स बना के दे दिया, और फिर आपने एग्जाम दिया और खत्म हो गया। एक तो कुछ कॉलेजेस इसलिए चलते हैं, कुछ कॉलेजेस चलते हैं जिनके लिए लर्नर ही सब कुछ है। वो इंश्योर करते हैं कि लर्नर पूरा तरीके से अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर पाए, वो ग्रो कर पाए। अगर उसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल ज़ील है तो वो सपोर्ट कर पाए। अगर उसको इमोशनल कोई स्ट्रगल हो रहा है तो उसके लिए उसके पास एक चैनल है कि वो जाके काउंसलर से बात कर पाए। अगर उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो स्पोर्ट्स में ग्रो कर पाए, कोचेस आ रहे हो, और फिर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाए, इंटरनेशनल, इंटर कॉलेज, district, state level, so many events like that. तो as a learner, कौन सा कॉलेज आपको सेंटर में रखते हुए अपना करिकुलम, अपना एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहा है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, everybody is talking about AI टेक्नोलॉजीज, हमारी जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी, ये सब के अंदर एक बहुत बड़ी एंग्जाइटी है। हम जो पढ़ रहे हैं आज वो रेलिवेंट होगा कि नहीं, मे बी वो सब रेलिवेंट ना हो, बट एज अ पर्सन आप रेलिवेंट होंगे, और आप उस टाइम पे किसी भी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर वो नई चीजें सीखने की एबिलिटी है क्या। अगर कोई कॉलेज आप वो चीज डेवलप करना चाहता है अपने लर्नर्स के अंदर, और उसके हिसाब से उन्होंने करिकुलम डिजाइन करा हुआ है, तो वी शुड दैट शुड बी द क्राइटेरिया। मैम, हम बार बार मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन ये आपको भी पता है कि 50 सालों में कुछ नहीं बदला। वही बुक्स, जी सिलेबस भी चेंज नहीं होता है, और आज के टाइम पे जी जैसा आपने कहा AI आ गया, इतनी चीज़ें हैं, तो ये बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है कि अगर आप वही पुरानी स्किल सेट के साथ चलेंगे तो आप रिलेवेंट नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहला क्वेश्चन ये है कि आज के समय बच्चों को किन स्किल्स पे काम करना चाहिए जिससे वो आने वाले टाइम पर ये परेशान ना हो, और दूसरी चीज़, उन्हें कॉलेज में भी ये देखते हुए उसका बेनिफिट कैसे उठाना चाहिए अगर वो कॉलेज में गए हुए हैं, तो क्या वो करें जिससे आज के टाइम पर वो भी रिलेवेंट रहें? जी। आज के टाइम पे रेलेवेंट रहने के लिए अप टू डेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नया चल रहा है, और ये इसको मैं कैसे सीखूं और किस तरह से अप्लाई करूं अपनी लाइफ में। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर रिशूट का एग्जांपल लूं, तो हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आते हैं पढ़ाने के लिए। तो जब आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आएंगे तो पता होगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और किस तरह की टेक्नोलॉजी है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लास में आ जाती है, और वो
आप पढ़ोगे, उसको अप्लाई करोगे, उसको सीखोगे और उसके बारे में रिसर्च करोगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमारी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे जब प्लेसमेंट होती है तो उनको ट्रेनिंग नहीं चाहिए रहती 1 साल की, वो ऑलरेडी ट्रेन्ड होते हैं और वो सीधा उनकी जॉब लगती है एक पर्टिकुलर अच्छी पोजीशन में। So I think one is staying updated of what is happening and applying it in your daily life. आप जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो कॉलेज में या जिस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज आपको कॉलेज में मिल रही है। एंड सेकंड इज वर्किंग इनवर्ड्स। आई थिंक वो नहीं बदलेगा, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, बट यू वर्किंग इनवर्ड्स, फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, गिविंग टाइम टू योर सेल्फ एंड स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक, यू नो, कि हम अगेन एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, डू सम वेरी डिफिकल्ट ट्रैक्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अगेन ऋषिवड यूनिवर्सिटी में हम लोग 100 किलोमीटर वॉक करते हैं, and that walk automatically checks and develops the value of persistence, moving out of your comfort zone, resilience develop करता है वो learners में, and वो eventually आप जब भी real life situation में होंगे ये सारी values आपको help करेंगी। मैम जैसे कि अभी आप ऋषिवड यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही हैं, ये आपकी यूनिवर्सिटी है, तो मैं थोड़े से और क्वेश्चंस इसमें पूछना चाहूँगा जो बच्चों के दिमाग में है। पहला क्वेश्चन तो मैम ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे ही दिमाग में आती है एक बिजनेस वर्ड आने लग जाता है कि ये तो बिजनेस कर रहे हैं। तो सेम चीज आपकी यूनिवर्सिटी के साथ भी होगी जब भी हम बात करेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, ट्रू है। एक इमेज है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की इंडिया में कि ये तो यू नो किसी मंत्री ने या किसी बड़े बिजनेसमैन ने खोले अपना ब्लैक मनी स्टैश करने के लिए, एंड और यहाँ बस ये सब मनी मिंटिंग मशीन फॉर दीज फैमिलीज। बट अभी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में चेंज होता जा रहा है। तो when you look at Rishud University, when you look at Ashoka and so many other universities that are opened through philanthropy of so many big individuals, तो केवल एक या 2 फैमिलीज इसमें जुड़ी नहीं हुई हैं। तो मल्टीपल लोग और मल्टीपल एक्सपर्ट्स जुड़े हैं साथ में टू मेक ऋषिवड बिग, या फिर जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं वो ऋषिवड यूनिवर्सिटी में वो पोटेंशियल देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल ओसवाल जी फ्रॉम मोतीलाल ग्रुप इज वन ऑफ आवर फाउंडर्स। देन एसएल ग्रुप है, एसएल ग्रुप के जो चेयरमैन है अशोक गोयल जी इज अगेन वन ऑफ आवर फाउंडर्स। वी हैव पीपल फ्रॉम बॉस्टन, वी हैव 4-5 पीपल फ्रॉम बॉस्टन who migrated there 20-25 years back, but अब उन्हें potential दिख रहा है कि इंडिया में हमें वापस कुछ contribute करना है और education system is the key, so they are now contributing and people have contributed in crores, in millions to make sure कि Rishud University grow करता जाए और उसके through Indian education system भी change होती जाए। and और also important है, मतलब बहुत सारे private colleges में देखोगे तो वो पैसे बचाने के तरीके ढूंढते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल दे देते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, बेसिक फैकल्टी रख लेते हैं, वहाँ पे सैलरी सेव हो जाएगी या इंफ्रास्ट्रक्चर में सेव हो जाएगी। बट व्हेन यू लुक एट प्लेस लाइक ऋषिवड, वहाँ पे व्हेन यू कम टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इट्स लाइक लिटरली वर्ल्ड क्लास। एंड हम फैकल्टी में वी डोंट कॉम्प्रोमाइज, our faculty travel from America, we make sure they come here for a week, for 2 weeks, कि बच्चों को वो exposure मिल पाए, not just at the national level but also at the global level. We take students for global study treks, तो वो बाहर जाते हैं, वो सिंगापुर गए हैं, जापान गए हैं, चाइना गए हैं, for an exposure at an international level। तो वो सब जो सीखे वो इंडिया में लेकर आए, अपनी पढ़ाई में वो अप्लाई करें। इस तरह से डीमैट अकाउंट के लिए हम सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम उनके स्टार्टअप के लिए भी फंड एंड सपोर्ट देयर आइडियाज। तो our objective is not to save money, our objective is to ensure कि हमारे learners जितना grow कर सकते हैं, उनको जो भी चाहिए उस potential पे आने के लिए हम उस तरीके से support कर पाएं। And because of that idea, lot of people all across the world is supporting Rishud University as well. मैम इसमें बट एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम प्राइवेट को पब्लिक से, अगर हम ऋषिवड को ही कंपेयर करते हैं तो फीस आपकी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक दिमाग में आता है कि यार इतनी ज़्यादा फी है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट सब्सिडाइज होती हैं, तो मेरे को एग्जैक्टली आई डोंट हैव द नंबर इन माय माइंड, आई थिंक पर गवर्नमेंट एटलीस्ट 2 लाख रुपीस पर स्टूडेंट खर्च करती है एक स्टूडेंट पे, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। तो गवर्नमेंट टैक्स मनी का ही घूम के वो वहां जा रहा है, बट गवर्नमेंट सब्सिडाइज होती है। इस तरह से बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस रन कर पाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास वो सपोर्ट नहीं होता है, तो जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी को एक बेसिक सस्टेनेबल लेवल पे आपको रन करने के लिए जो मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए, इट कम्स थ्रू फीस। उसके अलावा बट वी आल्सो वांट टू श्योर कि मनी शुड नॉट बी द बैरियर टू एजुकेशन, टू द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। एंड इंडिया में तो वो पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। उसके लिए वी रन मल्टीपल स्कॉलरशिप्स।
तो स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ नीड, स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन क्लास 12, और अगर उन्होंने नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे किसी भी स्पोर्ट्स में अपने आप को they've represented, तो उसके बेसिस पे इफ दे कम फ्रॉम आर्मी फैमिली, या फिर वी आर फ्रॉम हरियाणा, तो यहाँ पे हम we keep talking about girl boy ratio, तो if there is a girl who needs support in education, तो उसके बेसिस पे we have scholarship and we have learners studying here with up to 100% scholarship on tuition fees. तो if the person is right and we make sure कि उसको money should not be the barrier, तो उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं। एंड मैम एक और चीज़ है, लाइक अगर हम डीयू की बात करते हैं, हर कॉलेज की एक लेगेसी है कि इतने साल हो गए हैं, इतने बच्चे निकल चुके हैं, बट हम ऋषि ऊट की बात करते हैं, अभी आपकी बहुत न्यू यूनिवर्सिटी है, अभी अभी है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं दिमाग में आता है यार, नई यूनिवर्सिटी है, क्या होगा, कैसे होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे सोचते हैं 2 बार। हाँ, नहीं डेफिनेटली हमारे पास भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं एडमिशंस टाइम पे, बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू, क्या है, तो और अभी तो पहला बैच ऐसा होगा जो प्लेस होएगा 4 इयर्स ग्रेजुएट करके इस साल, तो वो है, बट हमारी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ आवरसेल्व्स, और वो कॉन्फिडेंस ना केवल अपने आप से नहीं आ रहा है, ये हमारे जो बच्चे हैं वो जिस तरीके के प्रोजेक्ट और आउटकम दिखा रहे हैं उससे आ रहा है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि 2 years into education and the student has a startup of his own, 1 year into education एक startup है जो ISB support कर रहा है, 4 learners हैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड के जो रिसर्च पेपर्स ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे कई सारे लर्नर्स की 6 months की इंटर्नशिप इज पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, तो 6 महीने उन्हें इंटर्नशिप करनी होती है फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। तो so many of our learners are into Razorpay, server companies like Razorpay, ServerAI, and the average stipend of these learners is 40 to 45,000 per month. तो इस तरीके के आउटकम से हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वी आर डूइंग राइट, वी आर एट द राइट प्लेस, एंड जो भी बच्चा अभी आ भी रहा है वो ये सब एग्जाम्पल्स देखकर ही हमारे पास अप्लाई करता है और फिर वो एडमिशन लेना चाहता है। मैम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के सारे बच्चे हमारे पास, और मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोटिस करी, वो ये है कि यहाँ पर सब जॉब सीकर है, मतलब मैसेज ये नहीं आता कि हम लाइफ में क्या कर सकते हैं, यही आता है कि क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, ये जॉब वो जॉब। और आपकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग इसलिए क्योंकि आप भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, आपने सोशियोलॉजी किया हुआ है, जबकि अभी जितने बच्चे ऐसे होंगे जो सोशियोलॉजी करने वाले होंगे उनके दिमाग में ये होगा भी नहीं कि वो शायद कभी फ्यूचर में सीईओ बन सकते हैं। तो ये माइंडसेट थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया का, और मैंने नोटिस करा है इसमें कॉलेज वालों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, वहाँ ये सब चीज़ें तो सिखाते ही नहीं है। तो इस पे आपका क्या कहना है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंड कैसे डेवलप करें बच्चों के अंदर? हाँ, तो ये प्रॉब्लम तो कॉलेज से आता है टू बी फ्रैंक, क्योंकि हमने ना कॉलेजेस को प्लेसमेंट एजेंसी बना के रखा हुआ है कि हम आएंगे तो हम प्लेस हो जाएंगे अच्छी जगह, यही हमारी फर्स्ट डे रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से कॉलेज भी अपने आप को मार्केट करते हैं, इतना प्लेसमेंट हो गया या फिर इतने रुपए का पैकेज लगा, तो प्लेसमेंट एजेंसीज बन के रह गए हैं। एंड in India also job is like a safety net. It is important to have jobs, या अगर आप entrepreneurial idea है या फिर आपको डर होता है कि मैं फेल हो गया नहीं हुआ तो एटलीस्ट मेरे पास एक जॉब, एक सेफ्टी नेट है। तो जैसे ऋषिहुड में भी हमारा दोनों चीजों पे पूरा फोकस है, तो हम जॉब्स में भी हमारे जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स आते हैं, वी पार्टनर विद देम, दे आर टीचिंग सो मेनी कोर्सेज, सो द स्टूडेंट देमसेल्व्स आर रेडी फॉर अ जॉब। अगर कल उन्हें केपीएमजी या फिर किसी भी टेक कंपनी में जॉब करनी है तो वो रेडी होते हैं, बिकॉज उन्होंने वो कोर्स या करिकुलम अपने कॉलेज में ही पढ़ा होता है, और 2-2 सेमेस्टर्स की इंटर्नशिप है, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, पहली प्लेसमेंट ऑफिस मिल जाते हैं। बट उसके अलावा वी रियली वांट टू बिल्ड एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। वी आर सेइंग कि मेक इन इंडिया है, या 2047 में हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। सो फॉर ऑल दोज थिंग्स हमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए इंडिया में, और वो हम एज एन इंस्टीट्यूट वी फील इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली। तो उसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल डे 1 वी आस्क ऑल आवर लर्नर्स, आप में से कौन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, एंड आप सबको एंटरप्रेन्योर ही बनना है। तो वो फर्स्ट डे हमने उनके अंदर वो ज़ील डाल दी कि you have to become an entrepreneur and you have the potential of becoming an entrepreneur. उसके बाद उनको हैंड होल्डिंग करना, उनके लिए स्टूडियोज एक्सेस देना, उनको नेटवर्क देना, उनको फंडिंग सपोर्ट देना, फॉर एग्जाम्पल हम सब बच्चों का डीमैट अकाउंट खुलवा देते हैं, तो जैसे ही वो शेयर दे अंडरस्टैंड कि दे अंडरस्टैंड द ट्रेंड कि दिस मार्केट इज ग्रोइंग, दिस मार्केट इज नॉट ग्रोइंग, एक थोड़ा रिस्केबिलिटी भी बढ़ जाता है, जैसे आप शेयर्स में अपना यू इन्वेस्ट इन शेयर्स एटसेट्रा। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, बट बहुत ही हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज हैं,
which makes learners very ready for building an entrepreneur or building a startup or picking up any idea and giving it a shape. So yeah, I think colleges have the prime responsibility of ensuring that we build a lot of entrepreneurs. We have to make them ready for risk, to give them the right attitude, which requires our entrepreneurs to be more you know building it for India and not just for themselves. So ये सब चीजें colleges की responsibility है. मेरे हिसाब से मैम यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज के टाइम पे क्यों हमें एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से प्राइवेट की तरफ शिफ्ट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि कुछ ओवर हाइप्ड हो जाती है यूनिवर्सिटी, जैसे डीयू की बात करते हैं। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डीयू के ऑफ कैंपस में भी एडमिशन ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि डीयू है, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि जी. ऑफ कैंपस की तो हालत मतलब टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से भी बुरी है। हाँ तो जी, yes. कहीं न कहीं आपके हिसाब से भी एक शिफ्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि अब बच्चे थोड़ा-थोड़ा समझ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि भाई अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें स्किल्स तो डेवलप करना पड़ेंगी। राइट, ओवरऑल अवेयरनेस डेफिनेटली बहुत बढ़ रहा है कि हमारे को किस तरह के एजुकेशन सिस्टम चाहिए. एक बच्चों का ग्लोबल एक्सपोजर भी बहुत बढ़ रहा है. दे वांट टू स्टडी द वे इट्स हैपनिंग ग्लोबली, एंड उसके लिए प्राइवेट काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंडिया में उस तरीके के लेवल की पढ़ाई ऑफर कर रही है. दिल्ली यूनिवर्सिटीज या फिर बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ चैलेंज यही है कि वो कुछ चीजें चेंज भी करना चाहें तो उनका इतना बड़ा प्रोसेस है ब्यूरोक्रेटिक, तो वो चेंज नहीं कर सकते. इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बहुत कम है. अब यहाँ पे आपको इंक्यूबेशन सपोर्ट मिल रहा है, आपको फंडिंग सपोर्ट मिल रहा है, यू आर इन एसी क्लासरूम्स, आपको इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स पढ़ाने आ रहे हैं, जस्ट नॉट नोटबुक ओरिएंटेड, आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो रही है. सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग जो एक ट्रेडिशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पॉसिबल ही नहीं है. सो एक आई थिंक दैट शिफ्ट इज it's real and it's happening, and it's also an indication of the way Indian education system is moving slowly but gradually. मैम यहाँ पर अब एक और चीज़ इसमें ये है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलेजेस ओवर हाइप्ड हैं, यूनिवर्सिटीज ओवर हाइप्ड है, बच्चों को समझ में नहीं आता. अब होगा ये कि सीयूटी होगा. अब हर बच्चा तो सीयूटी में टॉप नहीं कर सकता. कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लग जाता है उन्हें डीओ नहीं मिला तो लाइफ खत्म हो गई. मतलब सीधे सीधे उनका कहना था अब कुछ भी नहीं हो पाएगा. तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहती है जो मे बी बहुत अच्छे हैं, डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को, बट सीयूटी में अच्छा नहीं कर पाए? हाँ, तो सीयूईटी इज नॉट द एंड ऑफ द रोड. सब लोगों ने सुना ही होगा, बोर्ड एग्जाम्स में भी बोलते हैं, सब वैसे सब बोलते रहते हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड. सीयूईटी इज वन वे ऑफ गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जो आपको शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेटर पढ़ाई दे पाए, बेटर एक्सपोजर दे पाए, बेटर पीयर ग्रुप दे पाए. तो हमें वो सब रिसर्च करना चाहिए अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से. हमें जो भी कॉलेज बेस्ट लगता है उसमें एक बार ट्राई करना चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फिर अदर कॉलेजेस आल्सो, एंड लुक फॉर समथिंग that is more appropriate for that person, for your future. हमें लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा. एक पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस है, एक ऊपर से एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है. बट ट्रस्ट मी, लॉट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग आवर ओन has been built on new thought, new processes, new exposure. And जो भी बच्चा यहाँ पे आता है, we also have a CUET topper here studying psychology. तो जो भी बच्चा यहाँ पे आता है, and when they compare their curriculum या फिर their exposure to their peers in Delhi University, तो उन्हें लगता है कि ये तो जिस तरह का एक्सपोजर रिशुड यूनिवर्सिटी में मिल रहा है या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मिल रहा है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉसिबल ही नहीं है. तो मे बी अगर आपका सीयूटी में कम मार्क्स आए तो हो सकता है आपका अच्छा ही हो रहा हो और आपको बेटर एक्सपोजर लाइफ में मिलेगा. इस वजह से द गॉड हैज प्लान्ड इट लाइक दैट फॉर यू. ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो सकता है डेफिनेटली. मैम आपने भी साइकोलॉजी की बात करी, मैं इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि साइकोलॉजी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में है और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि साइकोलॉजी के बाद क्या फ्यूचर स्कोप्स है बच्चों के पास, और फिर यहाँ पर बीए साइकोलॉजी, बीएससी साइकोलॉजी, अलग अलग ऑप्शन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. इससे रिलेटेड भी थोड़ी सी इनसाइट्स. मेरे को तो लगता है कि विद द वे टेक इज कमिंग, साइकोलॉजी जैसी ही फील्ड रह जाएगी बस पढ़ने के लिए कि कि हम खाली बैठे हैं, चलो हम
हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करें, अपने काम का क्या यूटिलाइज करें, हाउ इज आवर ब्रेन ग्रोइंग, हाउ इज आवर ब्रेन रिएक्टिंग टू सो मेनी चेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड अस, वो सब एक साइकोलॉजी फील्ड में आ जाता है। तो और अगर आप साइकोलॉजी को किसी भी एक और फील्ड से मिक्स कर दीजिए ना, साइकोलॉजी प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, तो एक ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो पोटेंशियल आ गया कि आप एक मार्केट को स्टडी कर सकते हो, एक आइडिया को ग्रो कर सकते हो, एंड आप एक अपनी ऑडियंस को समझ भी सकते हो फ्रॉम द साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट। आपने साइकोलॉजी प्लस टेक का अगर आपने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, साइकोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस दैट वी आल्सो ऑफर एट ऋषि यूनिवर्सिटी, तो वो ऑटोमेटिकली आर डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ इट अप्लाइज ऑन टेक, हाउ द टेक विल लुक। तो साइकोलॉजी को ना लोग यूजुअली ऐसे समझते हैं कि बस क्लिनिकल साइकोलॉजी है, मैं जाके सामने वाले से पूछूंगा ऐसा फील करते हो, बट साइकोलॉजी वर्क्स एट लॉट ऑफ लेवल। साइकोलॉजी ये भी डिफाइन कर सकता है कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है, तो एज अ ह्यूमन वो कहाँ पे देखेगा, किस तरफ उसकी आई मूवमेंट ज्यादा होगी, या फिर उसको वो कलर पॉपअप करेगा तो उसके ब्रेन में क्या सिग्नल्स जाएंगे और वो वहां पे क्लिक करेगा कि नहीं। सो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे साइकोलॉजी ऑपरेट करता है। साइकोलॉजी का स्पेशलाइजेशन आपको हेल्प कर सकता है, एंड अगर आप उसको कंबाइन कर देते हो डिफरेंट माइनर्स से या फिर डिफरेंट और अपने एक्सपोजर से, तो there are so many doors that are open for you. You can apply in marketing, you can apply you can build your own startup, you can open your own clinic, you can understand humans, you can work on data sets, and understand कि हाँ ये मेरे पास data set है, इस हिसाब से that is how people are reacting to a particular policy etc. तो बहुत सारी opportunities आपको मिलती हैं। BA एंड BSc में एक तो डिग्री का तो डेफिनेटली फर्क है, इट्स बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड वन इज बैचलर ऑफ साइंस, एंड बिकॉज आर्ट्स और साइंस का फर्क है तो उसमें थोड़ा सा कोर्स करिकुलम में डिफरेंट होता है। आर्ट्स इज वेरी थ्योरेटिकल, आर्ट्स और उसमें काफी थ्योरीज आपको वर्ल्ड साइकोलॉजिस्ट, इंडियन साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, and when it comes to BSc it is very scientific in nature. It covers neuroscience, it covers how our brain operates. So it's a good mix of brain, body, mind coming together and helping you understand how the human is thinking and operating. मैम साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में, जैसे आपने अभी बताया कि एक ही चीज़ है कि थेरेपिस्ट बन सकते हैं और इतने सारे ऑप्शन उन्हें नहीं पता रहते हैं। और इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जो बातें बच्चों को साइकोलॉजी रिलेटेड बताई गई वो यही है कि सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब आप इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जिन बच्चों का साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आता है तो उन्होंने 11th-12th में साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होती है, तो उन्हें लगता है कि अब हम लेट हो चुके हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, तो 11th-12th में साइकोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइकोलॉजी के लिए आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए, और एक बेसिक टेस्ट होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का CUET है, या फिर अलग यूनिवर्सिटी का ऋषि यूनिवर्सिटी का अपना एक RSET टेस्ट होता है। तो आप अब उस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू स्कोर गुड तो आपका एडमिशन पॉसिबल होता है किसी भी जगह पर। तो साइकोलॉजी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड आप समझ जाते हैं। मैंने खुद साइंस पढ़ी थी 11th और 12th में, और उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी करा, उसके बाद मैंने एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ा, मैं इंटरव्यू में बताना भूल गई। तो you learn, easy है, मतलब you don't have to have the background of a subject in that way. And आपको दूसरा क्वेश्चन क्या था? मैम सैलरी वगैरह का रहता है कि ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर सकता। नहीं तो सैलरी तो ऐसा, I think it's a preconception. As I said, having a psychological mindset is very essential today in the boardroom. हम लोग भी जब institute का discussion करते हैं, we look for people, and they are part of in our room also, in our discussions also, who understand human brain, human psychology, so that we can design experiences accordingly. अब जब आप design experiences की बात करते हो तो वो physical experiences होते हैं. And it goes to the level of working in an architectural firm, in an interior designer firm. It also goes on in website designing and development, where you identify, as I said earlier, human brain किस कलर पे ज्यादा पॉप आउट करता है, किस फॉन्ट को ज्यादा दिखता है, किस एंगल पे, किस लोकेशन पे कैसे दिखता है। आप मॉल्स का देखिए, मॉल्स के डिजाइन में भी आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइन बना रहे, दैट इज व्हाट वी थिंक, बट सो मेनी साइकोलॉजिस्ट, पीपल हु आर एन एक्सपर्ट इन ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन ब्रेन बिहेवियर, वो भी उसी डेस्क पे उसको हेल्प सपोर्ट करते हैं उस मॉल को बनाने में, सो दैट दे नो कि यहाँ पे एस्केलेटर आएगा तो वो कम थकेगा, एस्केलेटर के जाते यहाँ पे क्या दिखना है, so that the human is nudged to shop and go into that showroom.
Apple is a very good example. Usme again, so many different people have come together to design the way the phone looks, and it's just not the tech team. So opportunities बहुत है, and if you have the right skill attitude, तो salary is no limits. मैम मैंने इस पॉडकास्ट से पहले आपका इंस्टाग्राम वगैरह भी चेक करा हुआ था। आपने बहुत मेंटल वेलबींग की, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन की बात करी हुई है। और आज के समय आपको भी पता है बच्चे इतना स्ट्रेस रहते हैं, एनजाइटी डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है। तो जी अब कॉलेज में और ये बढ़ जाता है, क्योंकि वही है, कई बार फोमो होने लग जाता है, कई बार इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो कुछ जी आप मेंटल वेलबींग की टिप्स शेयर करना चाहें जो बच्चे आज ही से फॉलो कर पाएं? हाँ, तो मैं रिपीट ही करने वाली हूँ सेम बातों को कि मेंटल वेलबींग शुड बी योर प्रायोरिटी, हम्म। और उसके लिए आप बैठे और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यूट्यूब टू द रेस्क्यू, यू ओपन अ मेडिटेशन, लाइक यू सर्च फॉर मेडिटेशन, 10 minute meditation or 5 minute quick meditation, so many links will come. Open it and do it. I think that's very very important. Once you are inside into yourself, and you are calm and you are centered, तो बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस अपने आप आते ही नहीं है, तो वो एंग्जाइटी एक्सेट्रा सब खत्म हो जाता है। एंड जितना आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे, उतना बेटर रहेगा। तो बुक्स पढ़ना, अच्छे अच्छे कंटेंट को यूट्यूब पे देखना, इफ यू आर वाचिंग नेटफ्लिक्स आल्सो फोकस मोर ऑन डॉक्यूमेंट्रीज, मोर फोकस मोर ऑन थिंग्स दैट गिव यू बेटर नॉलेज रादर देन जस्ट बिंज वॉचिंग समथिंग। तो just being more productive will help you reduce anxiety. And yeah, I think that's about it. मैम आप Yes. इतने सारे बच्चों से कनेक्ट करती हैं, और डेफिनेटली ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत इंस्पायरिंग यंग एज में कुछ ना कुछ करा होगा। तो उनकी स्टोरीज अगर थोड़ी बहुत आप शेयर कर पाए बच्चों से, बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। हाँ, यस, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं दे सकती हूँ। तो आप ये भी पूछ लो ना, आप क्या करें इस समर ब्रेक में। आई थिंक वन हाँ। स्टूडेंट्स कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रॉम देयर पियर्स, ऑलमोस्ट देयर पियर्स, एक दो तीन साल बड़े ही होंगे, जो अभी ऋषिवड में अलग अलग स्टार्टअप्स बना रहे हैं। तो जैसे हमारा एक लर्नर है जो ट्रू पहाड़ी करके उसने स्टार्टअप करा है, और वो ऑर्गेनिक ऑयल, ऑर्गेनिक लड्डूज, इस तरह का उसने आइडिया को डेवलप करा, और आइडिया को हमने सपोर्ट करा फुली, यहाँ पे मेंटर करा, उसको फंड सपोर्ट दिया, उसको नेटवर्क सपोर्ट दिया। एंड टुडे द वैल्यूएशन ऑफ दैट कंपनी इज ऑलमोस्ट 1 CR। ही इज स्टिल इन, आई थिंक he'll get into his third year अभी इस साल, मतलब तो अभी सिर्फ 2 2 साल साल बड़े में हैं हम व्यूअर सबसे से। 2 साल बड़े हैं। तो उन्होंने, तो इस तरह के आइडियाज को भी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स को देखना कि कहाँ कहाँ पे गैप्स और प्रॉब्लम्स हैं। एक बहुत ही यूनिक स्टार्टअप है कॉल्ड इनकलकेट। इट्स अ इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ विकिपीडिया एंड इन शॉर्ट ओके। जिसमें हम न्यूज हाँ हाँ देखते हैं। हाँ। तो पर वो इंडियन नॉलेज के बारे में, हमें पता ही नहीं हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स कौन थे, हमारे को हिस्ट्री में ज्यादा कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। तो अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इन शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको शॉर्ट शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप उनके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, तो कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड आपको विकिपीडिया पेज जैसा पूरा डिटेल पेज मिल जाएगा। सो इट्स अगेन, एंड इट दिस स्टार्टअप इज सपोर्टेड बाय ISB का अपना वेंचर फंड है। तो एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दे विल ग्रेजुएट इनटू देयर सेकंड ईयर, तो केवल 1 साल बड़े हैं। एंड इट्स अ ग्रुप ऑफ 4-5 लर्नर्स। हमारे लर्नर्स ने खुद ने ड्रोन बनाया है। हमारे लर्नर्स हैं फ्रॉम साइकोलॉजी, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करा है। तो अगेन फॉर स्टूडेंट्स who are right now wondering what to do, identify these conferences, identify these competitions, and once you are into college, you should make sure that you participate in it. मतलब सिर्फ 1 साल बड़े हैं, तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको बोलना चाहूंगा कि हो सकता है आप भी 1 साल बाद इससे बड़ा कुछ कर रहे हो। तो कर अपने पाए, आप हाँ को लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है। मैम इसके जी। बाद बस आखिरी एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो भी आज हमारा पॉडकास्ट हुआ, इसमें एक चीज़ तो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि बच्चे भी कई बार थोड़ा-सा अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा रोल होता है उनके एनवायरनमेंट का, कि आस-पास वो किस यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके आस-पास कौन है जिससे वो इंस्पायर हो सकें। अब अगर आप कॉलेज में हो, आपके आस-पास के बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको वही नॉर्मल लगेगा कि मुझे भी कुछ नहीं करना है। तो आखिरी में अगर आप कोई अपने साइड से मैसेज देना चाहे बच्चों को अपने एक्सपीरियंस से, कि भाई ये चीज़ तो आज के समय हर बच्चे को पता होना चाहिए। While selecting college या फिर ओवरऑल मैम, कॉलेज सिलेक्ट करने में, स्किल्स डेवलप करने में, आप जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं। या आई थिंक एक बहुत ही पुराना फ्रेज है ना, विच सेज कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 हुँ। पीपल, है ना, यू आर विथ, या फिर यू आर टॉकिंग टू। तो वो जो 5 लोग हैं,
उनको आइडेंटिफाई करना, उनको और उन्हीं के साथ रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो 5 लोग आपके कंट्रोल में होने चाहिए। कंट्रोल में इन द सेंस कि वो आपने चूज कर रहे हो, आप जबरदस्ती यहाँ पे फोर्स फिट नहीं हुए हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके लिए उस तरीके के, अगर आपको 5 लोग ढूंढने उस तरीके के आपको 100 लोग चाहिए, और उन 100 लोगों को 200 लोग चाहिए, और यू नो अकॉर्डिंगली यू नीड दैट एंटायर कम्युनिटी वेयर पीपल आर थिंकिंग बिग, पीपल आर वांटिंग टू डू समथिंग, जहाँ पे लोग स्टार्टअप्स बना रहे हो, जहाँ पे लोग कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जहाँ पे उन बच्चों का वो एम हो, यू नो, कि हमें बस केवल एग्जाम दे के कॉलेज पास नहीं करना है और एक छोटी सी प्लेसमेंट लेके नहीं निकलना है यहाँ से। ये मेरे पास 4 साल है और मुझे इसका बेस्ट करना है। I want to travel to the world, I want to participate in conferences, मुझे इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना है, और यू नो, और मुझे इंडिया अपने लिए तो कुछ बड़ा करना ही है, पर मैं जो भी करूँ वो इंडिया को कंट्रीब्यूट करे, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए लेके जाए। तो इस तरह के लोगों के साथ रहना, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनसे जुड़ना और उनको अपना दोस्त बनाना इज इम्पोर्टेंट। एंड आई एम हैप्पी टू से दैट रिचर्ड यूनिवर्सिटी हैज दैट ग्रुप ऑफ at least minimum of 1500 such learners who will keep you engaged and inspire in the manners I mentioned. थैंक यू सो मच मैम इतने इंस्पायरिंग पॉडकास्ट के लिए। मैं खुद इंस्पायर हो गया हूँ, डेफिनेटली बच्चे भी होंगे। और थैंक यू गुरु। सारे लिंक्स मैम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, बच्चे अगर चेक करना चाहें, आपने जिन स्टार्टअप्स के बारे में बताया, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। They can also reach out to me on my Instagram, मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो they can reach out to me for any person. मैं आपके इंस्टाग्राम लिंक्डइन सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप प्लीज जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। Thank you so much. नमस्ते गुरु। नमस्ते मैम, थैंक यू। नमस्ते।